गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक इंटरप्रिटर सूट। इंटरप्रिटर सूट सीपीसी का टॉपिक है, सेक्शन 88, ऑर्डर 35। इसे हम याद किस तरीके से रख सकते हैं? इसके लिए एक इजी ट्रिक है। ऑर्डर 35 3 + 5 = 8, 88। यस, ऑर्डर 35 3 + 5 = 8, सेक्शन 8 8 88। इस तरीके से ट्रिक से अगर हम याद रखते हैं तो सीपीसी बड़ा ही कंफ्यूजिंग कोड हर किसी स्टूडेंट्स लाइफ में होता है, और इसे हम रिकॉल इजीली कर लेंगे अगर इस तरीके से याद रखेंगे। द टर्म इंटरप्रिटर इज नॉट डिफाइंड इन द कोड। मतलब इंटरप्रिटर सूट को जो टर्म इंटरप्रिटर है वो हमारे सीपीसी में, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं है। इट्स लिटरल मीनिंग इज टू लिटिगेट विथ ईच अदर। मतलब इसका मतलब है इंटरप्रिटर मतलब कि लिटिगेट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोई लिटिगेशन है, कोई वाद है। किस लिए? एक डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के। इस इंटरप्रिटर सूट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। इंटरप्रिटर सूट में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो पार्टी हैं, ए और बी, और सी एक ऐसा पार्टी है जिसके पास एक कोई प्रॉपर्टी है जिसे ए ने दिया है सी को कि आप इस प्रॉपर्टी का देखरेख कीजिए, और उसमें जो खर्च लगेंगे, जो ये करेंगे, वो एक्सपेंस कौन करेगा? सी करेगा। कुछ दिन बाद ए आता है सी के पास और कहता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी देखरेख करने, वो आप मुझे दे दीजिए। तो तभी थोड़ी देर बाद बी भी पहुंच जाता है किसके पास? उस जगह पर जहां ए सी से कह रहा था कि आप मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको देखरेख करने के लिए दी थी वो मुझे दे दीजिए। तो सी के पास एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैं ये प्रॉपर्टी दूं किसे? ए कह रहा है मैं उसका ऑनर हूं, और बी कह रहा है मैं उसका ऑनर हूं। तो सी कंफ्यूज हो गया कि मैं वो उस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है, उस प्रॉपर्टी जो उस हाउस का जो चाबी है उसका किसे मैं हैंड ओवर करूं? ए को दूं या बी को दूं? तो ऐसे सिचुएशन में सी करेगा क्या? क्वेश्चन तो इराइज हो गया। तो इस सिचुएशन में सी के पास ये रिलीफ मिलता है, ये उसके पास रास्ता है कि वो कोर्ट चले जाए, और कोर्ट जाकर वो एक वाद फाइल कर दे, एक सूट फाइल कर दे, और ये कोर्ट के सामने कहे कि मेरा जो उस प्रॉपर्टी है उसमें किसी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे उससे बस उसको देखरेख करने में जो मुझे उसे में एक्सपेंस हुए हैं, कॉस्ट खर्चे हुए हैं, उसको मुझे दिलवा दिया जाए, जो पार्टी है, जो एक्चुअल ऑनर है, और मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए कि एक्चुअल ऑनर है कौन इस प्रॉपर्टी का, तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। मुझे और प्लान जो केस लाया है सी, उसका कहना है कि मुझे सिर्फ उसके चार्जेस, उसके कॉस्ट जो उसको देखरेख करने में, मेंटेनेंस में लगे हैं, वो मुझे दिलवा दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट करेगी कि वो उसका जो सॉल्यूशन होगा कि दोनों जो हैं डिफेंडेंट्स, उनमें से एक्चुअल ओनर है कौन, ये डिसाइड कर देगा, जिसपे प्लेंटिफ जो है, जो केस लाया है सी, उसको उसका चार्जेस दे दिया जाएगा, और वो उस चीज से फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है उस प्लांट में कि मेरा कोई इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में नहीं है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं चाहिए, बट एक्सेप्ट जो उसमें मेरा एक्सपेंस लगा है, कॉस्ट लगा है। यही हम समझे। ये नॉर्मल आप समझ जाइए कि जो इंटरप्रिटर सूट होता है, इसमें ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है? ऑर्डिनरी सूट में हमारे पास टॉपिक रहता है कि ऑर्डिनरी सूट में एक प्लेंटिफ होता है जो प्लेंट फाइल भरता है, और डिफेंडेंट होता है जो प्लेंट का उसका
रिटन स्टेटमेंट देता है। तो लेकिन इस केस में इंटरप्लेडर सूट में हमारे पास क्या सिचुएशन होता है कि प्लांट जो होता है वो सूट जो फाइल करता है वो प्लेंटिफ करता है, और डिफेंडेंट जो होते हैं दो होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, और इन दोनों के बीच में यही डिस्प्यूट होता है जिसके सेटल डाउन के लिए प्लेंटिफ जाता है कोर्ट। और इस तरीके से हम समझे कि ऑर्डिनरी सूट और इस इंटरप्लेडर सूट में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 88 provides that in an interpleader suit there is a certain sum of money or debt or other property in dispute। मतलब इंटरप्लेडर सूट में एक सर्टेन मतलब एक निश्चित सम ऑफ मनी होता है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी होता है, कोई अमाउंट होती है, या कोई ऋण होता है, या कोई अदर प्रॉपर्टी के अंदर हम मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आते हैं, वो डिस्प्यूट का मुद्दा होता है। मतलब उस बाद का सूट फाइल करने का मेन रीजन होता है बिटवीन द डिफेंडेंट्स। ऑर्डिनरी सूट में प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट के बीच में वाद होता है, लेकिन इंटरप्लेडर सूट में मेन डिफरेंस क्या होगा, डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में वाद था। जैसा हम एग्जांपल में समझे, ए और बी के बीच का वाद था कि मैं ऑनर हूं, और सी प्लांट ने उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन के लिए कोर्ट के पास सूट फाइल किया था। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी होती है या अमाउंट होता है, जैसा हम समझे कि मेन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किस चीज के लिए होता है, कुछ मनी के लिए, सम ऑफ मनी के लिए, कोई डेप्ट के लिए, कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल बोथ। तो वो प्रॉपर्टी किसकी कस्टडी में होती है, वो प्लेंटिफ की कस्टडी में होती है। तभी प्लेंटिफ कंफ्यूजन में होता है कि मैं ये प्रॉपर्टी दूं किसको। फिर और इस इंटरप्लेडर सूट में प्लेंटिफ का क्लेम क्या होता है, पहला हम समझ गए कि ये डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में केस फाइल जो डिस्प्यूट होता है, इस मुद्दे को लेकर के प्लेंटिफ जाता है कोर्ट। दूसरा हो गया पॉइंट कि प्लेंटिफ जो होता है वो इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं चाहता है, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा चार्जेस और कॉस्ट जो उस प्रॉपर्टी को देखरेख करने में, मेंटेन करने में जो मुझसे चार्ज और कॉस्ट लगे होते हैं, वो सिर्फ सी मांग रहा था। और वो कोर्ट से कहता है कि मैं डिलीवर करने के लिए प्रॉपर्टी रेडी हूं, मुझे किसी तरह का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप जैसे ही ये निर्णय दे दें कि कौन ए और बी के बीच में कौन एक्चुअल ऑनर है, मैं ये प्रॉपर्टी उसे डिलीवर कर दूंगा, जैसे ही कोर्ट डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन देखिए, P is in possession of a jewel box। P के पोजीशन में, कब्जे में एक ज्वेल बॉक्स है, where in he claims no interest himself and is ready to and willing to hand over to the rightful owner। एक्चुअल ऑनर के पास हैंड ओवर करने के लिए वो तत्पर है। The box is claimed by A and B। P may file an interpleader suit against A and B and the court will decide who is the rightful owner as between A and B। इसमें इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि P के कब्जे में, पोजीशन में एक ज्वेल बॉक्स है, जिसमें उस ज्वेल बॉक्स पे P किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, हित अपना नहीं साबित करना चाह रहा है, वो नहीं क्लेम कर रहा है। और जैसे ही कोर्ट केस से ये डिक्लेयर हो जाएगा कि वो राइटफुल ऑनर कौन है, वो दे देगा, ऐसा वो कह रहा है कि ये डिसाइड हो जाए, एंड इज रेडी एंड विलिंग टू हैंड ओवर। रेडी एंड विलिंग मीन्स वो चाहता है कि पी चाहता है कि राइटफुल ऑनर को वो डिलीवर कर दे उसका ऑनरशिप उस ज्वेल बॉक्स का। द बॉक्स इज क्लेम्ड बाय ए एंड बी। और बॉक्स का क्लेम कौन कर रहा है, ए और बी। दोनों ज्वाइंटली नहीं कर रहे हैं कि हम दोनों का है, वो सेपरेटली कर रहे हैं। ए अलग कह रहा है वो मेरे ज्वेल बॉक्स है, बी अलग कह रहा है कि वो मेरा ज्वेल बॉक्स है। पी
may file an interpleader suit. तो इस सिचुएशन में सॉल्यूशन ये निकलेगा इस कंफ्यूजन में कि P एक इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट, A और B के अगेंस्ट, जिससे द कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड कर सकेगा कि राइटफुल मतलब सही इसका स्वामित्व किसके पास है, ऑनर कौन है, A और B के बीच में। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरप्लेडर सूट्स के एसेंशियल्स कौन से हैं। बिफोर इंस्टीट्यूटिंग एन इंटरप्लेडर सूट फॉलोइंग कंडीशंस में बी सेटिस्फाइड, मतलब किसी भी इंटरप्लेडर सूट को कोर्ट केस फाइल करने से पहले, सूट फाइल करने से पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से कंडीशंस को हमें फुलफिल करना है। उस कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा सिचुएशन, वही इंटरप्लेडर सूट फाइल किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट, देयर मस्ट बी सम डेट और सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल इन डिस्प्यूट। मतलब इंटरप्लेडर सूट के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो डिस्प्यूट का मुद्दा है वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, या प्रॉपर्टी में कौन कौन से आ गए, मूवेबल और इमूवेबल, मतलब चल और अचल संपत्ति। या फिर दूसरा कोई ऋण होना चाहिए, या सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ निश्चित राशि होनी चाहिए, कुछ अमाउंट होना चाहिए। डेब्ट ऋण होना चाहिए। तो पहला हो गया कि इंटरप्लेडर सूट में हमें मुद्दा जो होना चाहिए, डिस्प्यूट जो होना चाहिए किस चीज के लिए, कोई प्रॉपर्टी, वो मूवेबल और इमूवेबल बोथ। सेकंड, सम ऑफ मनी। थर्ड, डेब्ट। सेकंड पॉइंट, two or more persons must be claiming it adversely to one another. It means कि इंटरप्लेडर सूट के लिए A और B के बीच में क्लेम था, जैसा हम इलस्ट्रेशन में देखें, तो दो या दो से अधिक पर्सन्स, मतलब जरूरी नहीं है कि दो ही डिपेंडेंट A और B ही हो, मे बी A B C D भी हो सकते हैं, क्योंकि P के पास उस ज्वेल बॉक्स का पोजीशन है, इसीलिए डिपेंडेंट, नंबर ऑफ डिपेंडेंट बढ़ भी सकते हैं, इसीलिए सिर्फ टू नहीं होंगे, टू और मोर पर्सन्स मस्ट बी क्लेमिंग इट एडवर्सली। एडवर्सली मतलब सेपरेटली, मतलब A अलग कह रहा था और B अलग कह रहा था, उसी तरह दो या दो से अधिक डिपेंडेंट भी हो सकते हैं उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि वो लोग सेपरेटली, अलग अलग करें, ज्वाइंटली नहीं करें। थर्ड पॉइंट, द पर्सन फ्रॉम whom such claim is made has no interest therein। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा कि द पर्सन फ्रॉम whom such claim is made has no interest therein, मतलब जो प्लेंटिफ P था इलस्ट्रेशन में, जिसके पास ज्वेल बॉक्स का पोजीशन था, जो सूट फाइल करता है, उसका कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें वो चार्जेस के अलावा तो कुछ मांग नहीं रहा था, उसको मेंटेन करने में जो उसको कॉस्ट लगे हैं वो उसे दे दिया जाए, और वो हैंड ओवर करने के लिए रेडी था। तो वही कह रहा है कि प्लेंटिफ का, द पर्सन फ्रॉम whom such claim is made, जो ये क्लेम करता है कोर्ट में, इंटरप्लेडर सूट को लेके जाता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड इज रेडी टू एंड विलिंग टू और पे और डिलीवर द प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल क्लेमेंट। क्लेमेंट मींस जो क्लेम कर रहा है, ए और बी क्लेम कर रहे थे ना, उसी तरह ठीक, उसका प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो रेडी होना चाहिए कि राइटफुल जो ऑनर है, राइटफुल क्लेमेंट है, व्हाटएवर, तो उसके पास वो रेडी है उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, हिज क्लेम इन प्रॉपर्टी इज ओनली रिलेटेड टू द चार्जेस और कॉस्ट्स अपॉन इट। मतलब ये कह रहे हैं कि प्लेंटिफ जो है उसका सिर्फ क्या मांगे, उसमें उसके चार्ज और कॉस्ट्स को मांगे। एक बार रिकॉल करते हैं, इसके लिए हम एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हो गए कि
इंटरप्रेटर सूट फाइल करने से पहले हम कुछ एसेंशियल्स देखेंगे, ये सारे सिचुएशन को फुलफिल करेगा तभी कोई इंटरप्रेटर सूट फाइल सूट कर सकता है प्लेंटिफ। इस सिचुएशन में, सिचुएशन के लिए क्या क्या सिचुएशन होने चाहिए कंडीशंस? फर्स्ट, ये कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई डेब्ट हो सकता है, या कोई सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, दो या दो से अधिक डिफेंडेंट हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही डिफेंडेंट क्लेम कर रहे हों, दो या दो से अधिक डिफेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन सब ज्वाइंटली नहीं हो, वो सेपरेटली कह रहे हों कि ये मेरी प्रॉपर्टी है या मेरी प्रॉपर्टी है। थर्ड वन इज द पर्सन फ्रॉम हुइच, मतलब जो प्लेंट फाइल कर रहा है प्लेंटिव, उसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ये कह रहा हो कि मैं डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते कि ये डिसाइड हो जाए कि राइटफुल ऑनर या राइटफुल क्लेमेंट दोनों एक ही बात है, कि वो कौन है कोर्ट डिसाइड कर दे, मैं उसे वो प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए राजी हूँ। थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट ये कि वो प्लेंटिव किसी तरह का इंटरेस्ट तो कह ही रहा है कि मेरा नहीं है, वो सिर्फ इतना मांग रहा है कि इतने दिन में देखरेख करने में जो उस प्रॉपर्टी के मुझे चार्जेस और कॉस्ट एक्सपेंस खर्चे हुए हैं, बस वो कोर्ट मुझे दिला दे। तो ये चार पॉइंट जो है किसी भी इंटरप्रेटर सूट को फाइल करने के लिए एसेंशियल्स कंडीशंस हैं। अब बात आती है प्रोसीजर। ऑर्डर 35 रूल 1। रूल 1 में है कि इन एवरी इंटरप्रेटर सूट द प्लेंट मस्ट स्टेट, कि किसी भी प्लेंट जो प्लेंटिव लाएगा उसमें क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो जो प्लेंटिव प्लेंट लाएगा उसमें वो बताएगा कि द प्लेंटिव जो है उसका कोई इंटरेस्ट जो है उसमें प्रॉपर्टी में नहीं है, और वो सिर्फ उसकी एक्सपेंस जो चार्जेस और कॉस्ट उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने में लगे हैं वो उसका अधिकारी है, वो कोर्ट उसे दिला दे। तो सबसे पहले क्या हो गया, दैट द प्लेंटिव क्लेम नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी है, तो प्लेंटिव का कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर में, जो वादित विवादित जो प्रॉपर्टी है, अदर देन, इसके अलावा, किस चीज के अलावा? चार्जेस और कॉस्ट जो मेंटेनेंस में लगे। दूसरा, इस प्लेंट में होना चाहिए दैट द क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट सेवरली, मतलब इस इंटरप्रेटर सूट तभी लाया जाएगा जबकि उसमें ये बताया जाना चाहिए, साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और साथ ही साथ डिफेंडेंट्स जो हैं वो सेपरेटली अलग अलग कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मतलब कि मैं इसका ऑनर हूँ, या बी कह रहा है ये मैं उसका ऑनर हूँ। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एक, दो या दो से अधिक डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, और वो अलग अलग कह रहे हों कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, हर कोई अपना अधिकार जमा रहा हो, जिसके इस कंफ्यूजन में प्लेंटिफ इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा। और इस प्लेंट में और बताया जाना चाहिए कि देयर इज नो कॉल्यूशन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द एनी ऑफ द डिपेंडेंट, जैसे कि प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के बीच में किसी तरह का कोई कॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब साठ गांठ नहीं होना चाहिए, दोनों का पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि इस प्लेंट में साफ साफ बताया जाना चाहिए ये सारी चीजें, प्लेंटिफ बताएगा कि मेरा कोई इसमें हित नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जो इसका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट का है, मुझे सिर्फ इसके चार्जेस और कॉस्ट से मतलब है, और अलग अलग डिपेंडेंट जो हैं अलग अलग ये इस पे अधिकार जमा रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, और इसमें साफ बताया जाना चाहिए प्लेंट में कि प्लेंटिव और डिपेंडेंट के बीच में किसी तरह का कोई कॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई साठ गांठ नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। इसमें इंटरप्रेटर सूट में एक सवाल उठता है कि हु कैन फाइल इंटरप्रेटर सूट, रूल 5। तो रूल 5 में हमें बताया गया है, दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या आया, इंटरप्रेटर सूट जो है वो फाइल करेगा कौन? An agent cannot sue his principal or a tenant to his landlord for the purpose of compelling them to interpret with persons other than persons claiming through such principal or landlord। मतलब
इंटरप्रेटर सूट जो है कोई भी एजेंट जो है अपने मालिक के प्रति, अपने प्रिंसिपल के प्रति, या कोई टेनेंट या कोई किराएदार अपने लैंडलॉर्ड के प्रति नहीं ला सकता है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें कहना चाह रहा है कि ए जो है वो एक टेनेंट है, किराएदार है, और बी की घर में वो एज अ टेनेंट रह रहा है। अचानक सी आ जाता है, वो कहता है कि ये जो जिस क्वार्टर में रह रहा है वो क्वार्टर मेरा है, जो टेनेंट उसमें ए रह रहा था। बी कहता है नहीं, इतने सालों से मेरा है, और टेनेंट कंफ्यूजन में है कि वो जो है रेंट दे किसको। बी भी कह रहा है कि वो उसका क्वार्टर है, सी भी कह रहा है कि वो उसका क्वार्टर है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कहे रहना चाह रहा है रूल 5 में कि कोई भी टेनेंट इस सिचुएशन में बी और सी को लेके कंफ्यूजन के सिचुएशन में अचानक से इस चीज को लेकर कोर्ट केस जो है इंटरप्रेटर सूट में नहीं ला सकता है अपने लैंडलॉर्ड को लेकर कि मुझे पता नहीं कि लैंडलॉर्ड है कौन। बी और सी आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा क्वार्टर है, मेरा क्वार्टर है, तो मैं किसको दूं। ठीक है, इस सिचुएशन में यही कहना चाह रहा है कि किराएदार हो या कोई एजेंट हो, अपने मालिक को लेके या लैंडलॉर्ड को लेके किसी भी सिचुएशन में कोई इंटरप्रेटर सूट नहीं ला सकता है। मतलब ये एक्सेप्शन सिचुएशन है। वो मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, या कोई डेब्ट हो, या सर्टेन सम ऑफ मनी हो, ये सब सिचुएशन में इंटरप्रेटर सूट लाया जा सकता है जहां कोई ऑनर का कंफ्यूजन है कि कौन है राइटफुल ऑनर। लेकिन दो सिचुएशन ऐसे हैं जैसे एजेंट और टेनेंट। एजेंट टेनेंट ऐसे हैं कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के प्रति और टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के प्रति ऐसा इंटरप्रेटर सूट नहीं ला सकता है जब ऐसा सिचुएशन डेवलप हो जाए, क्रिएट हो जाए कि एक्चुअल लैंडलॉर्ड है कौन। जैसे बी और सी के बीच में लैंडलॉर्ड जो है वो दोनों लड़ रहे थे कि ये क्वार्टर मेरा है, ये क्वार्टर मेरा है। तो किराएदार का ऐसा कोई राइट एराइज नहीं होता है कि इस मुद्दे को लेके वो राइटफुल लैंडलॉर्ड को ये करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वो इंटरप्रेटर सूट लाए। वही सिचुएशन एजेंट को लेके भी है। इस तरह से हमारा रूल 5 का मेन यही है कि हु कैन फाइल इंटरप्रेटर सूट। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंटरप्रेटर सूट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस।